मैं जाधव राजाराम बाबासाहेब श्री सिद्धेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय माजलगांव में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना वैश्विक महामारी के आधार पर हमारे महाविद्यालय ने यूट्यूब के माध्यम से शिक्षा छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश शुरू की है। आज हम हिंदी विषय की ताशिका यहाँ पर ले रहे हैं। नया सिलेबस होने के कारण छात्रों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं किताब के बारे में ज़रा सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। आज की ये जो किताब है महाराष्ट्र शासन ने निकाली हुई, महाराष्ट्र राज्य शिक्षा मंडल पुणे, तो ये जो किताब है उसमें व्यवहारिक हिंदी को सबसे ज़्यादा महत्व उन्होंने दे दिया है। छात्रों को हिंदी भाषा पढ़ने के बाद उसका व्यवहार में उपयोग हो, यह सोच शिक्षा मंडल ने रखी हुई हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि कंप्यूटर का युग होने के कारण कंप्यूटर में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए, ये बातें उन्होंने वहाँ पर दे दी। ब्लॉग लेखन जैसा नया टॉपिक इस बार पहली बार सिलेबस में रखा गया। रस सिद्धांत या रस परिचय जो है 11वीं कक्षा में जो रस रखे थे उसके आगे के रस को, जो 9 रस हैं हिंदी साहित्य में, आगे के रस को उन्होंने वहाँ पर कंटिन्यू 12वीं में किया है। इसलिए सभी महीने में यदि देखा जाए, समग्र दृष्टि से यदि देखा जाए, तो ये जो सिलेबस है व्यावहारिकता की दृष्टि से छात्रों को अत्यंत उपयोगी साबित होने वाला है। आज हम पहली कविता हिंदी की नवनिर्माण, उसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। नवनिर्माण का अर्थ ये होता है कि नया निर्माण करना। इसके कवि जो है वह त्रिलोचन जी हैं। त्रिलोचन जी नया समाज निर्मित करना चाहते हैं। कोई भी कृति, कोई भी साहित्य पढ़ने से पहले कवि का परिचय कर लेना वह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज हम त्रिलोचन जी का परिचय जो है वह करा कर ले लेंगे। त्रिलोचन जी का जन्म जो है वह 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानीपट्टी में हुआ। त्रिलोचन जी आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक वहां पर माने जाते हैं। आधुनिक काव्यधारा के वह प्रमुख हस्ताक्षर हैं। 3 आधार स्तंभों में से एक त्रिलोचन जी हैं। दूसरे 2 जो आधार स्तंभ हैं वह नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह, यह 2 आधार स्तंभ हमें देखने के लिए वहाँ पर मिलते हैं। त्रिलोचन जी का मूल नाम जो है वह वासुदेव सिंह, यह उनका मूल नाम है। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से MA अंग्रेजी एवं लाहौर से संस्कृत में उपाधि उन्होंने वहाँ पर प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के छोटे से गांव से बनारस विश्वविद्यालय तक अपने सफर में उन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी और हिंदी साहित्य को उन्होंने समृद्ध किया है। शास्त्रीय बाजारवाद के विरोधी है। हालांकि उन्होंने हिंदी में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया। उनका कहना था कि भाषा में जितने प्रयोग होंगे वह उतनी ही समर्थ होगी। इसलिए नए नए प्रयोगों को उन्होंने भाषा में करने की कोशिश की। अपने साहित्य के माध्यम से लोगों तक वो सारी बातें उन्होंने लाई। इसलिए नए जो लेखक हैं, नए नव निर्माण करने वाले या नव सृजन करने वाले लेखक, वह त्रिलोचन जी को अपना प्रेरणा स्थान वहाँ पर मानते हैं। तो प्रेरणा बन गए। सागर के मुक्तिबोध सृजन पीठ पर भी वे कुछ साल तक वहाँ पर काम करते रहे और इस महान कवि का मृत्यु जो है वह 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में वहाँ पर हुआ है। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी के अतिरिक्त अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वह सक्रिय रहे। उन्होंने प्रभाकर, वानर, हंस, आज और समाज जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया है। त्रिलोचन शास्त्री 1995 से 2001 तक जन संस्कृति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ पर रहे। इसके अलावा वाराणसी के ज्ञान मंडल प्रकाशन संस्था में भी वो काम करते रहे और हिंदी और उर्दू के कई शब्दकोशों की
योजना से भी वह जुड़े रहे। उन्हें हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। सोनेट जो छंद है वह खास कर अंग्रेजी भाषा का है, पर इस छंद को उन्होंने हिंदी में प्रयोग करने का काम ये त्रिलोचन शास्त्री जी ने किया। इसलिए उनके लिए भारतीय परिवेश में इसे लाने की कोशिश हुआ करते हैं और लगभग 550 सोनेट की रचना त्रिलोचन जी ने हिंदी साहित्य में वहाँ पर की। इसके अतिरिक्त कहानी, गीत, गजल और आलोचना को भी उन्होंने हिंदी साहित्य में उसका निर्माण किया और हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का काम उन्होंने वहाँ पर किया है। उनका पहला कविता संग्रह धरती 1945 में प्रकाशित हुआ। गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, उनके चर्चित कविता संग्रह वहाँ पर रहे हैं। दिगंत और धरती जैसी रचनाओं को कलमबद्ध करने वाले त्रिलोचन शास्त्री के 17 कविता संग्रह वहाँ पर प्रकाशित हुए हैं। खास कर कविता को समृद्ध करने का काम उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर किया। उनकी शैली यदि देखी जाए लिखने की तो वह शैली एक अलग प्रकार की है। ग्रामीण बोलचाल की भाषा को उन्होंने साहित्य में लाने की कोशिश की और ग्रामीण लोगों की वेदना को, ग्रामीण लोगों की जो वेदना है, पीड़ा है, जो मेहनत कश लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी वेदना को अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने रेखांकित करने की कोशिश की। वे लिखते हैं कविता में, उस जनपद का कवि हूँ इसमें, कि जो भूखा दुखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है वह क्या है वह नहीं मानता। उस प्रकार की पंक्तियाँ वहाँ पर लिखते हैं। कवि त्रिलोचन शास्त्री जी अपने साहित्य के कारण बहुत पुरस्कारों से वह सम्मानित हो चुके हैं। उनके लिए शलाका सम्मान, साहित्य रत्न, साहित्य अकादमी, हिंदी संस्थान सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार, सुलभ साहित्य अकादमी सम्मान, भारतीय भाषा परिषद सम्मान आदि विविध पुरस्कारों से उनके लिए सम्मानित किया जा चुका है। दूसरा जो मुद्दा है हमारा वह विधा का परिचय। अंग्रेजी के सोनेट को ही चतुष्पदी नाम से पहचाना जाता है। हमें 12वीं कक्षा में जो रचना रखी गई है वो चतुष्पदियों से लिखी हुई है। चतुष्पदी ये जो छंद है वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो सोनेट को ही चतुष्पदी कहा जाता है। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद है। यह चौपाई की तरह ही होता है। चौपाई जैसे हिंदी साहित्य में छंद है उसके तरह ही ये चतुष्पदी वहाँ पर छंद है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी हमें देखने के लिए मिलती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में परिपूर्ण है या अर्थ देकर वहाँ पर जाती है। पाठ परिचय में प्रथम चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। कवि आशावादी कवि है। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रकृति में हमारा जो जन्म हुआ है या हमें कुछ ना कुछ कर कर जाना है। जन्म इतना मूल्यवान है, वह बातें उन्होंने पहले इसमें चतुष्पदी में बताने की कोशिश की। तो हमें कुछ तो भी करना है। आशावादी है कवि। निराशा उनके पास हमें देखने को नहीं मिलती। सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। एक बात उन्होंने वहाँ पर बताई चतुष्पदी के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख वह रख रहे हैं। कवि मनुष्य को संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देता है। अब मनुष्य का जीवन ही संघर्षमय है। संघर्ष किए बिना मनुष्य वहाँ पर जीवित नहीं रह सकता। प्रत्येक संकटों का सामना मनुष्य के लिए करना है। कवि त्रिलोचन शास्त्री हमें संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि हमने जीवन में संघर्ष नहीं किया तो हम कोई प्रगति कर नहीं सकते या उन्नति के चरमोत्कर्ष पर जाकर बैठ नहीं सकते। हमें उन्नति करनी है, हमें नया निर्माण करना है, तो संघर्ष करना अनिवार्य है। ये एक बात उन्होंने वहाँ पर बताई। अंधेरा दूर करना के लिए वह प्रेरणा देते हैं। संकटों का सामना यदि हमने किया तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का अंधेरा वहाँ पर दूर होगा। नहीं तो कभी भी हमारे जीवन का अंधेरा दूर नहीं हो सकता या हमारे सम्मुख आए हुए संकट वह निकल कर जा नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ डटकर ऐसे डर कर कोई फायदा नहीं।
पीछे बैठकर कोई फायदा नहीं। इसलिए संकटों का सामना यदि हम करते हैं, संकटों का मुकाबला यदि हम करते हैं, तो निश्चित रूप से संकट जो है वह भाग कर चले जाएंगे, वहाँ पर वह रहेंगे नहीं। वह प्रेरणा देते हैं हमारे युवकों को, 12वीं के छात्रों को, खास कर निराशावादी कुछ युवक रहते हैं, नहीं कुछ आशावादी भी है, पर जो 5% युवक निराशावादी रहते हैं उन लोगों के लिए वह कहते हैं कि बैठकर करोगे भी क्या, आपको निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, निरंतर काम करने की आवश्यकता है। संकट तो पैर उठाए हमारे सम्मुख आएंगे, पर उन संकटों का सामना करना यह हमारा आद्य कर्तव्य बनता है। इसलिए उन्होंने कुछ बातें जो है वहाँ पर बताई, और एक बात उन्होंने इसके माध्यम से बताने की कोशिश की कि जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्धनता पर विजय पाने के लिए हमारे लिए वह कहते हैं अन्याय और अत्याचार जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। मैंने आप लोगों के लिए कहा कि कवि जो है वो क्या करते हैं, दबे कुचले लोगों के बारे में लिखते हैं, जिन लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, ऐसे लोगों के लिए वो प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं कि जब तक आप अन्याय और अत्याचार सहते रहेंगे तब तक हमारे लिए लोग जो है वो अन्याय और अत्याचार करने ही वाले हैं। इन सारी बातों को हम कविता में वहाँ पर देखने वाले हैं। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, चौपाइयाँ जो हैं उन चौपाइयों का विश्लेषण अगले वीडियो में हम देखें।